हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं और आज इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा को देखेंगे जो हमारे भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियां इतना इम्पोर्टेंट है कि आप समझ लीजिए कि वनडे एग्जामिनेशन से लेके आप यूपीएससी तक के क्वेश्चन को आप देखिएगा तो उसमें हमेशा एक दो क्वेश्चन तो मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे। मतलब एक ऐसा पोर्शन है जो फिक्स है, अनुसूचिया से क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिससे अनुसूचिया नहीं आती है। और किताबों में आपने जब आप किताब में इससे पहले, इस वीडियो से पहले अगर आपने पढ़ा होगा कहीं पे या फिर किताब में भी पढ़ा होगा तो हो सकता है कि आपको वो समझ में नहीं आया हो। लेकिन आज इस वीडियो में हम इतना आसान तरीके से समझाएंगे, इतना आसान तरीके से कि अनुसूचिया से आने वाली अब कोई भी प्रश्न होंगे तो आपको कभी नहीं छूटेंगे। तो चलिए जानना शुरू करते हैं कि अनुसूची क्या है और अनुसूची का हमारे संविधान में क्या रोल है। तो चलिए शुरू कर। देखिए, अनुसूची हम संविधान में दो चीज़ें देखें। अगर आप इससे पहले अगर संविधान को मतलब पॉलिटी अगर पढ़े होंगे तो उसमें दो चीज़ों का जिक्र होगा। पहले अनुसूचियों का जिक्र होगा यानी शेड्यूल का, और आर्टिकल यानी अनुच्छेद का जिक्र होगा। ठीक है, तो कैसे हम अनुसूची और आर्टिकल ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है या फिर इसकी कहाँ तक समानताएं हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हम पहले अनुसूची पहले पढ़ लेंगे तो आपको कनेक्ट करने में यहाँ अनुसूची में आप उसको पूरे एक्सप्लेन से पढ़िएगा। ठीक है, मतलब जो इम्पोर्टेंट जो किसी चीज़ को हाईलाइटेड पॉइंट को अगर कोई बताना होता है ना तो उसको अनुसूचियों में डाल दी जाती है। ठीक है, तो बस आप यही समझ लीजिए कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो अनुसूचियों में डाला गया है, जो डायरेक्ट मतलब एक तरह से ध्यान आकर्षित करता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन में अनुच्छेद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या पढ़े हैं, अनुसूची। तो अब बात की जाए अनुसूची। देखिए, अनुसूची ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे जो एक पॉइंट जो लिखवाएंगे वो सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना रहेगी। तो देखिए, अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो आज हम जब अनुसूचियों की संख्या देखते हैं ना, तो आज की बात की जाए तो टोटल हमारे पास 12 गो अनुसूची। कितनी है? तो 12 गो। क्या पहले ही 12 गो था? नहीं, इससे पहले 12 गो नहीं था। इसे शुरू में जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था तो हमारे संविधान में ओनली फॉर 8 अनुसूचियाँ थी। फिर कुछ चीज़ें ज़रूरत महसूस हुई समय के साथ और बाद में करते करते इसमें 4 अनुसूचियाँ जोड़ दी गई, जो टोटल आज चल के कितने हो गए हैं, अभी तक टोटल 12 गो अनुसूची आज हमको मिल चुके हैं। अब एक एक सारी अनुसूचियों को एक्सप्लेन बाय एक्सप्लेन एक एक भाषा में समझते हुए चलते हैं। तो एक अनुसूची से शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझाएंगे और आपको यकीन दिलाते हैं इससे एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। तो चले पहली अनुसूची देखते हैं, यानी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, अभी इसमें क्या है? देखिए, प्रथम अनुसूची में जैसे भारत को बस एक तरह से समझिए कि इसे भारत के बारे में बताया गया कि भारत क्या है। तो भारत के राज्य, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र यानी भारत का जो भारत किस से मिलकर बना है, तो केंद्र शासित जिसको हम संघ कहते हैं और राज्यों से मिलकर हमारा क्या है, भारत का एक निर्माण हुआ है। यानी भारत के बारे में बताता है कि भारत कहाँ से लेके कहाँ तक है और भारत कितनी चीज़ों से मिलकर भारत कहलाता है। तो बस समझ लिए कि पहली अनुसूची में बस भारत के बारे में इंट्रोडक्शन दी गई है कि भारत जो है संघ और राज्य क्षेत्र, भारत के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया। अब दूसरी अनुसूची देखते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो देखिए, दूसरी अनुसूची को समझते, दूसरी और तीसरी को एक ही साथ देख रहे हैं। पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जॉब देना है। ठीक है, कोई प्राइवेट जॉब ही समझ लीजिए, सरकारी नहीं, प्राइवेट ही जॉब, प्राइवेट जॉब है। ठीक है, तो कोई प्राइवेट जॉब जब आप करने जाते हैं तो आप क्या क्या
क्या क्या जानना पसंद करते हैं या उससे पूछना पसंद करते हैं? क्या पूछेंगे? पहली बात तो यही पूछेंगे, किसी जॉब को करने से पहले ये देखते हैं कि सैलरी कितना है। सैलरी देख कर ही हम जॉब के बारे में सोचते हैं कि ये करेंगे या फिर ये करेंगे। पहली बात तो सैलरी के बारे में ज़रूर सोचते हैं, ठीक है। तो सैलरी, अगर मान लीजिए कि उस जॉब के बारे में सैलरी आपको पता नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा? आप कंपनी में जाइएगा, डायरेक्ट काम करने लगिएगा? ऐसा नहीं तो हो सकता है। पहले आप जानिएगा कि आपका सैलरी कितना है, उसके बाद ही आप काम करने जाइएगा, फिर उस काम के लिए शपथ ग्रहण कीजिए। बिल्कुल, तो पहले बताइएगा ना कि सैलरी कितना होगा, और नहीं तो पता चला कि आपको ऐसा ही काम करवा लिया, पता चला कि महीना में 2-3 हज़ार रुपया दे दिया, जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले सैलरी के बारे में बात तो होगा, उसके बाद ही आप काम के बारे में सोचेंगे, या फिर उस काम के बारे में जो शपथ उपथ होने वाला होगा या फिर शपथ ग्रहण, उसके बारे में करना सोचेंगे, ठीक है। तो बात सेम टू सेम यही है। जैसे अब भारत तो बन गया है, अब इसको चलाने वाला कुछ शासक भी चाहिए, शासन प्रशासनिक जो पॉलिटिशियन वो भी तो चाहिए। पॉलिटिशियन हो गया, चाहे जो सिविल अधिकारी होते हैं वो भी तो चाहिए, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए कि इसमें वेतन और भत्ते की बात होगी, वेतन और भत्ता। पहले वेतन भत्ता की बात होगी, वेतन भत्ता। अब वेतन भत्ता किसकी होगी? तो यहाँ पर देखिए वेतन भत्ता, तो सबका वेतन भत्ता की बात इसमें नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बात। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते किसके लिए? संवैधानिक पद के लिए। संवैधानिक पद, संवैधानिक पद, संवैधानिक पद के लिए क्या होना चाहिए? ये संवैधानिक पद के लिए होगा, जो संविधान, जैसे हमारा भारतीय संविधान में जिस जिस पद का जिक्र किया होगा उसके बारे में वेतन और भत्ते की बात चलेगी। तब वेतन भत्ते किस अनुसूची में कहेगा? तो सेकेंड। अब जैसे संवैधानिक पद कौन कौन हो गया? जैसे राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, है ना, ये सारे, जैसे यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो हो गए, ये सारे क्या है? सिविल सर्विसेज के, ये सारे क्या है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो ये क्या हुए? संवैधानिक पद हुए। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, ये सब क्या है? संवैधानिक पद है। तो संवैधानिक पद के लिए क्या किया गया है दूसरी अनुसूची में? तो वेतन और भत्ते की बात की गई है, ठीक है। अब आते हैं तीसरी अनुसूची, लगले हाथों कर लेंगे। अब बताइए, वेतन भत्ता जब पसंद आ गया तो कथी करेगा? शपथ ग्रहण कर लेगा। तो इसमें क्या है? शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण कौन? जब संवैधानिक पद वाला के पैसा अच्छा लग जाएगा तो वो कहेगा कि ठीक है, हमारा पैसा अब ठीक मिल रहा है, हम शपथ ग्रहण कर लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है? तो तीसरी और दूसरी को आप ध्यान रखिएगा। पहले वेतन भत्ता, ठीक है, पहले वेतन भत्ता, उसके बाद क्या करेंगे? शपथ ग्रहण करेंगे। इतना बात आपको बस नॉर्मल भाषा में समझिए। एक आप किसी भी, इस वीडियो के बाद आप किसी भी किताब को उठा के देख लीजिए, आप पढ़िए, उसके बाद देखिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन होगा इससे अनुसूची से संबंधित, तो एक भी अगर छूट जाए तो फिर आपको हम वीडियो में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी तो हो गया, लेकिन चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी को थोड़ा ध्यान से हम सब पढ़ेंगे। जो पुराने विद्यार्थी हो गए, जो संसद के बारे में जानते हैं, उसके बारे में तो उनको समझाना तो थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन हम ये मान के समझाते हैं कि आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इस तरह से हम समझाते हैं। तो चौथी अनुसूची हमारे भारतीय संविधान में तो क्या है उसमें? तो चलिए पहले बात सुनते हैं। पहले हम इससे पहले संसद के बारे में हम बताए हुए, उस वीडियो को आप नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिए। पहले संसद की बात करते हैं। संसद, पहले इसको समझ लेते हैं, देखिए, क्योंकि रिलेवेंट थोड़ा सा है, थोड़ा सा समझ लीजिए। संसद क्या होता है? तो देखिए, संसद वो निकाय है, यानी वो संस्था है जो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है। यानी क्या है? भारत में कानून बनाने का काम किसका है? भारत में कानून या शासन चलाने का काम संसद का है। कानून, भारत में कानून कौन बनाता है? तो संसद। अब संसद होता क्या है? संसद किससे मिल के बनता है? तो वो सब, बस यही मिल के ही जाना समझ। पहला नंबर पर आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो बिल्कुल रहना, राष्ट्रपति, ठीक है। और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा।
ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। तो क्या होता है ये, तो देखिए संसद जो मिल के बनता है ना, संसद हम किसको कहेंगे, राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा तीनों मिलेगा ना, तीनों, तब उसको हम कहते हैं कि तब ये संसद है। तो अब यहाँ पर गौर कीजिए कि सदन कितने हैं हमारे पास, 2 गो। संवैधानिक स्रोत में अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, वीडियो का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें हमको लोकसभा की बात हुई है और राज्यसभा की। तो लोग मतलब जनता, इसमें जनता का प्रतिनिधित्व है, यानी जो जनता वोटिंग, जो जनता यहाँ से चुन के भेजते हैं वो लोग यहाँ पर बैठते हैं, ठीक है। अब ये राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा में देखिए ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाते हैं। जैसे जनता का हम लोग तो वोटिंग करके अपना तरफ से भेज देते हैं, ठीक है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिसको कहते हैं, उनको तो वो जनता चुन के डायरेक्ट भेजती है। लेकिन इसको जनता नहीं चुनती है, इसमें राज्यसभा को चुनने में हमको जनता मतलब जनता वोटिंग नहीं करता है। पहली बात समझ लीजिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्यों की तरफ से जाते हैं, कि बहुत सारे राज्य हैं, संसद तो एक ही है, हमारे देश में संसद एक ही है जो दिल्ली में है, जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, ठीक है। तो जनता के लिए तो हमें प्रतिनिधि बैठा हुआ है, लेकिन राज्य के लिए भी तो चाहिए, सब राज्य तो नहीं है उसी में, नहीं ना। तो राज्यों का जो प्रतिनिधि, यानी राज्यों की तरफ से जो संसद में जाते हैं ना, उसको कहा जाता है राज्यसभा के सदस्य। इतना बात समझ में आया। तो राज्यसभा है ना, सभी राज्यों में क्या होते हैं, राज्यसभा सीट होते हैं। और कुछ संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश में भी राज्यसभा सीट होती है, राज्य में भी, ठीक है। तो किस राज्य से कितना राज्यसभा इस संसद में जाएगा ना, वह चीज का डिसीजन कहाँ होता है, 4थी अनुसूची में। बात समझ में आ गया। अब चलिए इसको मिटाते हैं। राज्यसभा समझ में आया कि राज्यसभा क्या है। वैसे तो इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के, अनुच्छेद 80 में पढ़ेंगे। पहले इतना समझिए, क्या नहीं, राज्यसभा सीटों का आवंटन या बंटवारा, आवंटन, सिंपल सा भाषा में समझिए कि जो संसद में राज्यसभा सीट जितना है, संसद के लिए हम बोल रहे हैं, तो राज्यसभा सीटों का आवंटन यानी किस राज्य से कई गो राज्यसभा के सदस्य लिया जाएगा, वो डिसीजन कहाँ लिखा हुआ है, तो 4थी अनुसूची में। बताइए, इतना तक आपको समझने में कोई दिक्कत। जैसे प्रथम में बस भारत के बारे में समझाया गया है कि भारत क्या है, भारत के बारे में क्या क्या है, बस थोड़ा उसके बारे में बताया गया कि भारत क्या है। दूसरा में जब भारत का निर्माण हो गया तो उसको चलाने वाला भी चाहिए, तो क्या, तो चलाने वाला चाहिए तो पहले वो वेतन भत्ता की बात कर लेगा। तो वेतन भत्ता कौन, तो संवैधानिक पद के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि पुलिस है, तो पुलिस तो संवैधानिक पद नहीं है, तो वो राज्य सरकार का काम, वो संवैधानिक पद नहीं है, तो उसके लिए नहीं। जो संविधान में लिखा हुआ है वही संवैधानिक पद है, ठीक है। अब वेतन भत्ता पसंद आ जाएगा तो क्या होगा, शपथ ग्रहण हम कर लेंगे। उसके बाद 4थी अनुसूची में हम डिसाइड करेंगे कि राज्यसभा में किस राज्य से कितना सीट ली जाएगी, वो हमको बताया गया, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिए 4 अनुसूची तक बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची सिंपल सा समझ लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, यानी ST SC का प्रावधान, बस इतने समझिए। यानी ST SC का प्रावधान किसमें की गई है, तो 5वीं अनुसूची में की गई है, ठीक है। बस ST SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात किया गया है 5वीं अनुसूची। 6ठी अनुसूची थोड़ा सा देख लिए, 6ठी अनुसूची अब क्या है ये। 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों को ना विशेष प्रशासनिक प्रावधान का मतलब पावर मिला हुआ है, यानी कुछ छूट दिया गया है अन्य सभी राज्यों के। जो इसमें 4 राज्य हैं ना, कौन कौन है तो देख लेते हैं। देखिए
असम, त्रिपुरा, मिजोरम, और मेघालय। मेघालय इन 4 राज्यों को विशेष प्रशासनिक प्रावधान। अब क्या हुआ इसका मतलब अभी आप समझा देते हैं। देखिए इसको याद भी हम करवा देंगे, बिल्कुल याद करवाएं, ठीक है। जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 राज्य हैं जिसको हम 7 सिस्टर के ही सदस्य हैं, मतलब 7 सिस्टर में 7 राज्य हैं, उनमें से 4 राज्य को विशेष प्रशासनिक प्रावधान दिया है। क्या है ये? तो देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे ज़्यादातर यहाँ के लोग कबीलाई इलाके के हैं, ठीक है, तो वो खुद से ही क्या है, अपना वहाँ का मुखिया ही सारा काम सब चीज़ देखता है। जैसे यहाँ का विधायक जैसा वहाँ कोई चीज़ उतना नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये विशेष क्या है लिखा हुआ है कि विशेष प्रशासनिक प्रावधान, ये क्या होता है? तो एक बात आप समझा दे कि जैसे आप फिल्मों में देखे होंगे कि बहुत सारे कबीला इलाके बहुत सारे हड्डी उड्डी रखते हैं और साथ में घूमते फिरते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली राज्यों में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, बिल्कुल। तो ये राज्य के लोग अगर कोई मानव कंकाल भी लेकर किधर घूम रहे हैं तो इनको कुछ नहीं, इनको ये सब के लिए आज़ादी मिली है, यानी यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मतलब इसको आज़ादी मिला हुआ है। यहाँ आप कोई पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ भी आप नहीं कर सकते, यानी ये पूरी तरह से छूट है। अपने कबीलाई के जो भी यहाँ की परंपरा है उनको जो ऐसा है उनको निभाने की पूरी छूट दी गई है। लेकिन यही अगर अन्य राज्यों में ही राज्य के ना होकर कोई और राज्य का होगा, मानव कंकाल लेके घूम, तो आपके खिलाफ हो सकता है कि कोई केस कर दे, तो आप जेल में भी, आप पर FIR भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन पर नहीं। तो यही कुछ विशेष प्रशासनिक प्रावधान के बारे में यहाँ के बात है, यानी कि यहाँ का प्रशासन ना है कुछ विशेष दिया गया है, इसलिए इन 4 राज्यों को याद रखिएगा। अब क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है? ATM स्क्वायर। ए से असम, जैसे 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश भी आते हैं, तो AP नहीं ना है, AP नहीं है, इसमें ओनली फॉर A है, तो एक के राज्य है असम। T से त्रिपुरा, T नाम से एक ही है। अब जैसे M से 3 गो है, मणिपुर भी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लग जाते हैं कि मणिपुर है, नहीं, वहाँ नागालैंड भी है। तो इतना बात आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर नाग रहेगा वहीं पर मणि रहेगा, तो यहाँ पर नागालैंड नहीं है तो मणिपुर भी नहीं होगा, तो बच गया 2 गो ना राज, मिजोरम और मेघालय। तो मिजोरम और मेघालय, M से ATM स्क्वायर मतलब 2 गो M। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। यानी 6ठी अनुसूची में क्या दिया गया है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय को विशेष प्रशासनिक प्रावधान का मतलब दर्जा दिया गया है, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सूचियों का बंटवारा। सूचियों का बंटवारा। अब क्या होती है, जैसे अब आप सोचेगा कि अनुसूची कम था कि सूचियों आ गया, नहीं, ये सूचियाँ कुछ अलग है। कैसे? जैसे अब इसको पहले एक्सप्लेन से जानने से पहले कुछ चीज़ों को बारे में हम जान लेते हैं। जैसे पूरे देश को कोई भी प्रशासक हो या प्रशासन संभालने वाला, वो किसके अंडर काम करता है, किसके निर्देश पर काम करता है? तो हमारा भारतीय संविधान के हिसाब से, इतना बात आप ध्यान रखें, भारतीय संविधान के हिसाब से काम करता है, ठीक है, पहली बात। अब देखिए सरकार तो 2 तरह के होंगे, जैसे एगो तो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार होगी, एगो राज्य सरकार होंगे, 2 सरकारें होंगी, ठीक है, और दोनों में कुछ न कुछ बात को लेकर झड़प होते ही रहता है। जैसे कोई चीज़ पर कानून बनाना हो तो संघ कहता है कि हमरो ये पर बनाना है, राज्य कहता है हम इस पर बनाएंगे, तो दोनों में किसी बात पर तो कहा कि लड़ो नहीं। कौन? संविधान बोल रहा है कि अब लड़ो नहीं, तुमको हम कुछ दे देते हैं लिस्ट,
कुछ लिस्ट दे देते हैं, इस पर तुम कानून बनाना, ठीक है। और कुछ केंद्र को लिस्ट दिया गया कि तुमको इस लिस्ट में जो जो लिखा हुआ है वो तुमको बनाना है, यानी सरकार को इस पर बनाना है। और राज्यों को भी एक लिस्ट दिया गया कि लड़ो नहीं दोनों, हम क्या करेंगे कि तुमको भी एक लिस्ट देते हैं, ठीक है। अब सूचियों का बंटवारा किया गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मुद्दे थे ना जो संघ को भी जरूरत था और राज्य को, दोनों उसके बिना नहीं रह सकता। तो कहा कि चलो तुम्हारी बात भी हम मान लेते हैं, एगो और तीसरा बना देते हैं जिस पर तोरा मन करेगा तो तुम बना लेना और तुमको मन करेगा तो तुम बना लेना। चल, अब यहीं पर शुरू होता है सूची, सूचियों का बंटवारा। अब सूची कितने भागों में बटेंगे? तो 3 भागों में बटेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसके कुछ विषय इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। जैसे क्या क्या, तो इसमें कहा गया कि संघ सूची रहेंगे, संघ सूची। इसमें राज्य सूची दिया गया कि तुम्हारा राज्य सूची का रहेगा, तुम्हारा अपना विषय मिल रहेगा, राज्य सूची। और इसको कहा गया जो दोनों के मन करेगा तो दोनों में से जेकरा मन करेगा वो उठा के बना ले, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो 3 गो सूचियां बनाई गई, एगो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब कौन कौन इसके विषय हुए? तो चलिए उन्हीं विषय, वही विषय इंपॉर्टेंट है, वही विषय ज़्यादातर इनके यही विषय। जैसे संघ सूची का कुछ विषय मिल गया तो दे दिया कि ये किस सूची का विषय है, राज्य सूची का, संघ सूची का है या समवर्ती सूची का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको ऊपर से हम लिखते हैं। तो अब देखते हैं संघ सूची का कौन कौन विषय है, राज्य सूची का और समवर्ती सूची में कितना कितना विषय मिला हुआ। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको मिटा ही लेते हैं, 7वीं अनुसूची को ऊपर ही लिखते हैं। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। सूचियों का बंटवारा यानी सूची लिखते हैं, ठीक है। इसको कितने भागों में? 3 भागों में हम बांट लेते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। देखिए समय के अनुसार से ना इसमें सूचियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, ये संसद का काम है, ठीक है। तो मेनली वो सब अभी बात छोड़ दें। अब संघ का कुछ महत्वपूर्ण मतलब देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखिए पहले ना केंद्र से यानी केंद्र सरकार को 97 को विषय मिला हुआ था, फिर इसको बढ़ाकर अभी कर दिया गया है 100। यानी ये पहले के यानी पास्ट और ये प्रेजेंट, ठीक है। यानी ये पहले अनुसूचियों की इसमें विषय कितने मिले हुए थे? तो 97। और इसमें अभी कितने, अभी वर्तमान में इसको कितना पूरा दिया गया है? तो 100, ठीक है। राज्य सरकार में भी, राज्य सरकार में घटा ही दिया, पहले था 66 गो लेकिन अभी कर दिया है 61 गो। ये पहले की बात है और ये बाद, ठीक है। ये पहले ये बाद में। समवर्ती सूची में पहले 47 गो था लेकिन अभी 52 गो है, यानी पहले और ये बाद का, ठीक है। इसको भी पहले ही कर देते हैं, पहले बाद, पहले और ये बाद। अब कौन कौन से विषय है? जैसे देश के लिए कोई भी मुद्दा होगा ना तो उस पर कौन कानून बनाएगा? अब इसको कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं भाई। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है। उसके बाद सैनिक, यानी जो हमारे नेवी, एयरफोर्स और जो हमारे आर्मी है वो क्या है, तीनों सैनिक किसके अंडर आते हैं? तो संघ सरकार के अंदर, ठीक है। एक ये हुआ, एक ये, और उसके बाद स्टॉक मार्केट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टॉक मार्केट, ये कई एग्जामों में अभी तक पूछ चुका है। उसके बाद इसमें और कुछ आप ऐड कर सकते हैं, जैसे
देश के लिए कोई भी फैसला लेना हो तो समझ लिए कि वो किसके सूची में होगा, तो संघ सूची के लिस्ट में होगा। अब इसके भी सूची में कुछ दिया गया कि राज्य के भी, तो राज्य में दिया गया कि चलो कृषि तुम देख लेना, ठीक है, न्याय देख लेना, पुलिस देख लेना, पुलिस, जेल, ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट है, मतलब इतना तो आपको पता है। लेकिन समवर्ती सूची के कुछ चीज़ों को, दो वो चीज़ ही देखेंगे और दोनों हमेशा पूछते रहता है। क्या है? शिक्षा है, शिक्षा और मजदूर संगठन, मजदूर संगठन, मजदूर संगठन। अब देखिए यहाँ पर बहुत, ये शिक्षा बहुत बार एग्जामों में पूछ चुका है। इसको ध्यान में एक चीज क्या रखने वाली बात है कि शिक्षा जो था ना, पहले राज्य सूची के विषय में आता था, लेकिन लफड़ा होना गया कि भाई संघ सरकार भी इसमें हाथ तथी चाहता है कि हम भी अपना इस पर शिक्षा पर कानून बनाना चाहते हैं। तो चलो कि दोनों झगड़ो नहीं, हम एक काम करते हैं कि राज्य सूची से ही निकाल कर और किसको क्या कहाँ रख दिया गया है, तो समवर्ती सूची में। तो हमेशा पूछना है, यानी शिक्षा जो था पहले किस सूची का विषय था, तो राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में इसको निकाल के कहाँ रख दिया गया, तो समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। ठीक है, तो आज शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, अब कुछ कानूनों की बात करी जाए, कुछ जनरल बातें की जाए। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि मान लीजिए कि अगर संघ सरकार और राज्य सरकार शिक्षा पर दोनों कानून एक गो चीज पर दोनों कानून बना दिया तो बात के कर माना जाएगा। तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि एक ही चीज पर अगर राज्य भी कानून बनाता है और संघ भी बनाता है तो इसमें बात माना जाएगा संघ का, यानी सरकार, केंद्र सरकार का बात माना जाएगा। अगर दोनों कानून बनाए तो, दोनों कानून बनाए तो ये दोनों में से जीतेगा कौन, संघ, यानी केंद्र, हमारा भारत सरकार, यानी संघ सरकार कहते हैं उसको। ठीक है, यानी केंद्र सरकार। तो इतना बात आपको समझ में आया कि राज्य सूची और मतलब राज्य और संघ दोनों अगर समवर्ती किसी एक समवर्ती सूची पर विषय पर कानून बना देते हैं तो बात उसका माना जाएगा ओनली फॉर संघ सरकार का, न कि राज्यों का। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब एक बात एक और दिमाग में सवाल उठा होगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि संघ सूची पर राज्य सूची विषय, मतलब संघ सूची के विषय पर राज्य कानून बना दे? तो देखिए ये कभी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाए तो संघ सरकार नॉर्मली तौर पर नहीं बनाता है। जैसे संघ का अपना मिला हुआ विषय तो वो अपने पर बनाता है और राज्य को अपना मिला है तो अपना ही बनाता है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति या इमरजेंसी के टाइम में अगर ज़रूरत पड़ गया कि राज्य सरकार को एक विषय पर कानून बनाना है, यानी राज्य सूची के विषय पर, तो क्या बना सकता है कि नहीं? बिल्कुल बना सकता है। यानी किसी विशेष परिस्थितियों में संघ सरकार जो है ना, वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको 7वीं अनुसूची पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा और इसको आप जरूर पूरी तरह से कंठस्थ कर ले और इस सब एग्जाम्पल्स को हमेशा याद रखें। ठीक है, अब 8वीं अनुसूची को देखते हैं। आठवीं अनुसूची, देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें भाषा का प्रावधान किया गया है, भाषा यानी 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है। इससे अच्छा लिख देते हैं 22 भाषाओं का प्रावधान। कितना? तो 22 भाषाओं का प्रावधान। क्या भारतीय संविधान में जब शुरू में संविधान लागू हुआ था क्या 22 था?
बिल्कुल नहीं। देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी प्रेजेंट का भी पूछ लेता है एग्जाम और कभी कभी शुरू का पूछ लेता है। तो देखिए शुरू में यानी पहले भारतीय संविधान में 14 भाषा थी, 14 भाषा ये पहले हुआ करता था। आई क्या है, प्रेजेंट का, वर्तमान में है। यानी समय समय से इसमें कुछ संविधान संशोधन कर कर के आज कितनी भाषाओं को ऐड किया गया है, तो टोटल 8 भाषाओं को समय के अनुसार इसको 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया है। तो आज हमारा कितना पूरी जाता है, टोटल 22। लेकिन ये बहुत एग्जामों में पूछा हुआ है कि पहले भारतीय संविधान में कितनी भाषा थी। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि पहले भारतीय संविधान में ओनली 14 को भाषा थी। फिर समय समय के अनुसार इसमें बस संविधान में संशोधन कर करके 93वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कर करके बहुत सारे ऐसे संविधान संशोधन कर करके 8 भाषाओं को इसमें जोड़ दिया गया। यानी 4 संविधान संशोधन टोटल किए गए और उसको जोड़, वो संविधान संशोधन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम आगे संविधान संशोधन का भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी अनुसूचियों के बारे में ही देखते हैं। तो ये आप 8वीं भाषा समझ गए। 8वां में लिखा हुआ है 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है ना। सिंपल सा कह सकते हैं भाषाओं का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में। ये 8वां अनुसूची कंप्लीट। अब बाद में जो जोड़ा गया है ना, उसको अब देखना शुरू करते हैं। अब देखिए, अब जो 4 अनुसूची है वो एक ही बार में हम खत्म कर देंगे, अब बहुत आसानी तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं उन चारों को एक साथ ही। चार को ग्राफ खींचिए इस तरह से। इसमें लिखिए अनुसूची। अनुसूची कौन कौन अनुसूची की बात होगी। इसमें लिखिएगा आप संशोधन। संशोधन इसमें लिखिएगा वर्ष, किस वर्ष में हुआ था और इसमें विषय कौन सा है, इसमें किस चीज़ का बात किया गया है। बस इतना बात लिखिए। इसके बाद देखिए इसको एक ही बार में ख़त्म करते हैं। अभी 4 को अभी बच्चल है, 12 को में से 8 को हो गया। देखिए 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो देखिए 9वीं अनुसूची को क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए शुरू में जब मतलब भारत जब आज़ाद नहीं था, उस वक्त लोगों के पास बहुत सारा ज़मीन हुआ करता था। लेकिन भारत सरकार जब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो उस वक्त घोषणा किया गया कि जमींदारी व्यवस्था ख़त्म। ठीक है, अब राज्यों का तो सब पावर मिल ही गया था। तो क्या किया कि राज्य इसका गलत प्रयोग करने लगे। यानी जिसके पास ज़मीन कमो था उसको भी हड़पने लगे, और जिसके साथ ज़मीन था उसको से तो लिया ही जाता था, साथ में राज्य इसका दुरुपयोग करने लगे। ठीक है, तो पहला के संविधान संशोधन में फर्स्ट संविधान संशोधन पहला, ठीक है, और वर्ष कौन सा था 1951 में इसकी। तो इसको कहा गया कि इसमें कुछ तो होना चाहिए, यानी इसमें भू राजस्व सुधार है। भू राजस्व सुधार की बात है। यानी 9वीं अनुसूची में किसकी बात है, तो भू राजस्व सुधार की बात है। तो इसकी कुछ बातों को आप ध्यान रखिएगा। 9वीं अनुसूची ना कुछ मायनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। कैसे, क्या कि 9वीं अनुसूची में किसकी बात की गई है, तो भू राजस्व सुधार की बात की गई। तो पहले क्या होता था कि राज्य है जो वो किसी का भी ज़मीन हड़प लेती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाई मामला कोर्ट में चला गया। लेकिन कोर्ट एक बात मान के चलता है कि हमको अनुसूचियों के विषय में ना हस्तक्षेप नहीं ही करे। कोर्ट ही सबसे दूर ही रहता है, अनुसूची से अपनी दूरी बनाए रखती है। लेकिन भाई यहाँ बहुत सारा क्या है मतलब अत्याचार हो रहा था लोगों पर, गरीब लोगों पर भी हो रहा था। तो फाइनली कोर्ट एक डिसीजन किया कि 9वीं अनुसूची जो है ना, ये पहले कोर्ट में इसको मतलब चैलेंज नहीं किया जाता था। लेकिन फाइनली 11 जनवरी, ये डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए 11 जनवरी 2007 को कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9वीं अनुसूची पर भी पहले इस पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते थे, लेकिन आज इस पर कर सकते हैं।
तो 9वीं अनुसूची में क्या है, पहला का संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था 1951 में। इसमें किसकी बात की गई है, तो भू राजस्व सुधार की बात की गई। अब 10वीं अनुसूची, 10वीं ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन में किया गया और 1985 में किया गया। इसमें किस चीज़ का बात है, दल बदल, दल बदल, दल बदल तो आप समझ ही रहे हैं कि जैसे 2 पार्टी है, एक पार्टी का सरकार है, पता चला कि इनमें से कुछ एमएलए में उठ के चली है तो इस सरकार गिर जाता था। तो ऐसा न हो, इस तरह इसका विरोध करने के लिए 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन में कहा है क्या, दल बदल का प्रावधान दिया गया कि आज अगर दल बदल करता है कोई तो वो उसका पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो आप समझ गए 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया और इसको 1985। 11वां में क्या दिया है, तो देखिए इसको कौन सा संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कहीं कहीं पर आपको 1992 भी लिखा रहेगा कि नहीं, 1993 भी लिखा है। यानी संसद में केस गया था 1992 में और पास हुआ था 1993 में। तो आपको जो डेट मिल जाए आप मार सकते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें ग्राम पंचायत की बात की है, ग्राम पंचायत, इसमें ग्राम पंचायत की बात की गई। 12वां में क्या है, इसमें भी 74वां संविधान संशोधन के द्वारा और इसको भी सेम डेट है, सेम डेट, और इसको नगर पंचायत, इसमें नगर पंचायत के बारे में प्रावधान है। इसमें क्या है, 12वां में नगर और 11वां में ग्राम पंचायत की बात है। बस 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। बस इतना, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब आपके पास कोई बुक्स होगा तो उसको आप उठाइए और उसमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसको एक बार आप लगा के देखिए। बिल्कुल आपको 100 में 100 पूरा अनुसूचियों से जितनी भी क्वेश्चन होगी आपको लगभग 99 क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।